इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। इस चैनल में हम क्या करते हैं, फिजिक्स को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं फेजर के बारे में। अब ये फेजर जो है ये आपको, अभी तो मैं क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से फेजर आपको बताऊंगा, ठीक है। ये फेजर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हेल्प करेगा क्लास 11 के लिए। अब मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको स्लाइड पर ले चलूंगा, लेकिन मैं बस एक छोटा सा क्यूरोसिटी आपके माइंड में क्रिएट करना चाहता हूं कि ये जो फेजर है वो क्यों सीखना। तो फेजर क्यों सीखना का आंसर होता है कि आपने पढ़ा होगा, इससे पहले हमने पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा था कि हमने जब ऑल्टरनेटिंग सोर्स में एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया था ना, तो उस केस में जो करंट डेवलप होता था, पोटेंशियल जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ अपने को पता था, तो उस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग जब हमने करंट का वैल्यू फाइंड आउट किया था तो हमने ये देखा था कि वो जो करंट है और वो जो ईएमएफ है वो दोनों एक फेज में रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिस टाइम पर ईएमएफ का वैल्यू अपने मैक्सिमम पर है, करंट का वैल्यू भी क्या होता है, मैक्सिमम पर होता है। जिस टाइम पर करंट अपने मिनिमम पर है उस टाइम पर ईएमएफ भी क्या होगा, अपने मिनिमम पर होगा। अच्छा, अब ऐसा हमेशा होगा क्या सर? क्या हमेशा करंट और जो अप्लाइड ईएमएफ है वो हमेशा क्या फेज में रहने वाले हैं? तो आंसर होता है नहीं। अगर आप क्या करोगे, अपने सर्किट में इंडक्टर लगा दोगे, अपने सर्किट में कैपेसिटर लगा दोगे, या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर कुछ भी अगर कनेक्ट कर दोगे, उस केस में आप देखोगे वो जो करंट डेवलप होगा और वो जो ईएमएफ होता है उसके बीच में क्या होता है, एक फेज का डिफरेंस होता है। अब ये जो फेज का डिफरेंस होता है उसके कारण से कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप डायरेक्टली करंट सीधा ऐसा नहीं कर देंगे। जिस जिस हिसाब से हमने क्या किया था, ऑल्टरनेटिंग सोर्स को जब रजिस्टर से कनेक्ट किया था तो सीधा हमने लिख दिया था कि अगर मेरे पास ईएमएफ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो ईएमएफ और रेजिस्टेंस को हमने सिंपली डिवाइड कर दिया तो वहां से अपने को करंट का एक्सप्रेशन मिल गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक फेज का डिफरेंस होगा। अब अगर फेज का डिफरेंस है तो कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने स्लाइड्स पर आते हैं। अब स्लाइड का मतलब होता है मैं आपको एनसीईआरटी बुक में लेके चलूंगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फेजर, सबसे पहले तो मन में डाउट आएगा कि सर ये फेजर होता क्या है, सर ये फेजर फेजर क्या है, ये फेजर फेजर क्या है। तो फेजर क्या होता है, तो फेजर जो है मैंने ये मार्क करके भी रखा है, अ फेजर इज अ वेक्टर which rotates about the origin with angular speed omega। ये आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, what do you mean by phasor। तो फेजर का डेफिनेशन क्या है कि फेजर एक वेक्टर है जो ओरिजिन के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मन में डाउट आ जाएगा कि सर हम तो करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और करंट और वोल्टेज तो स्केलर है, तो अगर करंट और वोल्टेज स्केलर है तो उसका फेजर से क्या लेना देना, फेजर तो आप वेक्टर बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो फेजर का मेथड होगा जिसे हम सर्किट को सॉल्व करेंगे उसमें हम क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को वेक्टर क्वांटिटी मान के सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, करंट और वोल्टेज को वेक्टर क्वांटिटी मान के हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अच्छा ठीक है भाई। अब सर फेजर डायग्राम क्या है, ठीक है सर, चलो फेजर समझ में आ गया कि फेजर कुछ नहीं है, रोटेटिंग वेक्टर ही फेजर है। तो फिर फेजर डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आप अलग अलग फेजर्स बनाओगे और अलग अलग फेजर्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है या अलग अलग क्वांटिटीज का जो फेज डिफरेंस होता है वो आप अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने अलग से बना के रखा है, मतलब चोरी करके मैंने रखा है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो देखो वोल्टेज का फेज और ये करंट का फेज, ये ब्लू वाला जो फेज है ना ये वोल्टेज का फेजर है और ये जो थोड़ा ग्रेश टाइप का है वो करंट का फेजर है। किसी t1 टाइम में अगर आप देखोगे तो हमने इस ये जो फेजर था ये रोटेट कर रहा था, ये एरो का मतलब है ये इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा था। किसी t1 टाइम पर अगर मैंने इसका स्नैपशॉट लिया ना तो मैंने ये देखा कि वोल्टेज और करंट जो है वो एक फेज में है। जितना फेज वोल्टेज का ही है, जितना फेज वोल्टेज का है उतना ही फेज करंट का भी है। इसका ये मतलब है कि सर ये किसका फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का ये फेजर डायग्राम। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। इस डायग्राम को देख के ये बात समझ में आ गया कि वोल्टेज एंड करंट
voltage and current will voltage and current is in phase according to this diagram। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सर हम इस डायग्राम से? तो अगर आप देखोगे तो ये जो फेजर है, इस फेजर का अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे ना, अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो फेजर है, ये रोटेटिंग वेक्टर जो है, इस रोटेटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस रोटेटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड के इक्वल है। जैसे ये मैंने, ये ब्लू वाला जो है वो वोल्टेज का फेजर है। अब जो हमने सोर्स अप्लाई किया था उसको ऐसा लिखते हैं ना, वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, ये ब्लू वाला जो फेजर है वोल्टेज का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वी नॉट है। तो इस वी नॉट का जब आप प्रोजेक्शन देखोगे वर्टिकल एक्सिस में, इस वी नॉट का जब आप प्रोजेक्शन देखोगे वर्टिकल एक्सिस में, तो अगर ये ओमेगा टी है, अगर ये ओमेगा टी है, थोड़ा बहुत अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वैल्यू आपके पास वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा। इसका क्या मतलब है सर, कि जो फेजर होते हैं, जो फेजर हम बनाते हैं, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये करंट, अगर करंट आई का आप इंस्टैन्टेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस करंट, ये जो फेजर आपने बनाया था, फेजर डायग्राम आपने बनाया है, इस फेजर डायग्राम में करंट का अगर आप प्रोजेक्शन देख लोगे वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपको करंट का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ग्राफ भी गिवन है, ये ग्राफ से आप साफ साफ देख रहे होगे कि जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पर है तो करंट भी क्या है, अपने मैक्सिमम पर है। जब वोल्टेज नेगेटिव हाफ में अपने मैक्सिमम पर है तो करंट भी मैक्सिमम है, नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये डेफिनेटली एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का क्या है, फेजर डायग्राम। अच्छा, अब सर ये मुझे हेल्प कैसे करेगा, ये मुझे हेल्प कैसे करेगा? तो ये आपको हेल्प कैसे करेगा, उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा क्लास 11th में आपको ले चलता हूँ, जहां पर आपने सीखा होगा एडिशन ऑफ टू एसएचएम्स, एडिशन ऑफ टू एसएचएम्स, दो एसएचएम्स को ऐड करने का तरीका। अब कैसे आपने ऐड किया होगा, क्या किया होगा आपने, मान लिया जाए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहला जो एसएचएम था, पहला जो एसएचएम है वो ऐसा कुछ है, A1 साइन ओमेगा 2, A1 साइन ओमेगा 2, और जो दूसरा एसएचएम है वो है A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो एसएचएम थे, फर्स्ट एसएचएम इज A1 साइन ओमेगा 2 एंड सेकंड एसएचएम इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब अगर दो एसएचएम्स को ऐड किया जाए, दो एसएचएम्स को अगर ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा एक्स नेट, वो भी क्या होना चाहिए, वो एक एसएचएम होना चाहिए। अब एसएचएम क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जो करंट का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होता है या वो जो वोल्टेज का इंस्टैन्टेनियस वैल्यू होता है, उसका इक्वेशन बिल्कुल एसएचएम के इक्वेशन से मिलता जुलता होता है। इसलिए मैं इसको एसएचएम के नाम पे भी पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना वोल्टेज में भी अपने को यही करना है, करंट में भी अपने को यही करना है, हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप एक्सनेट को ऐड करोगे ना तो ये एक्सनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 वाज A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया सर। अच्छा, अब सर जो मैथ्स वाले होते हैं ना, जो मैथ्स वाले होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना देंगे। अब मैंने बोला अगर दो एसएचएम्स को ऐड करने के बाद रिजल्ट अगर एसएचएम ही आने वाला है तो ये जो रिजल्ट होगा एक्स नेट का वो कुछ ऐसा होगा, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस तरह सा कोई इक्वेशन हमारे पास आने वाला है। अब सोचोगे तो क्या वेरिएबल है सर, सर इसमें ए नेट वेरिएबल है और ये अल्फा वेरिएबल है। अब फिर से मैथ्स वाले अगर होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक को, इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा के तिकड़म विकड़म लगा के सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। लेकिन सर हम तो मैथ्स वाले थे नहीं, अगर जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर हम मैथ्स वाले हैं नहीं, या जो मैथ्स वाले हैं भी वो भी बोलेंगे सर इतना भारी भरकम बार बार ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे क्या, कुछ आसान तरीका है तो वो बताओ। तो हम क्या करेंगे ना, हम जो एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स है, ये जो एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स है ना, इनको हम क्या कर लेंगे, वेक्टर मान लेंगे, इनको हम वेक्टर मान लेंगे और हम क्या करेंगे, इनको यूज करके एक फेजर डायग्राम बनाएंगे या एक वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। अब कैसा डायग्राम हम बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास
मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब पहला जो वेक्टर है वो है a1 sin ओमेगा t। तो मैंने पहले वेक्टर को, जो मेरा फर्स्ट वेक्टर था, उसको मैंने इस तरह से बना दिया। अब ये जो मैंने फेजर बनाया है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं या फेजर डायग्राम बना रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि ये जो a1 वेक्टर है और ये a2 वेक्टर है, मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा, मैं सॉल्व करके ही बता दूंगा। अभी ध्यान से देखा जाए, अब ये जो फेजर मैंने बनाया है ना, इस फेजर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहले वाले वेक्टर के एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया। पहले वाला जो एसएचएम है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। सेकंड वाला जो फेजर है उसका मैग्नीट्यूड सेकंड वाला जो एसएचएम होगा उसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। अच्छा, फिर सर ये एंगल भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये एंगल आप मान लो, इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूं, अगर ये ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना हो गया, फाई हो गया। तो हमने एक वेक्टर डायग्राम बनाया है इन दोनों एसएचएम्स के एम्पलीट्यूड को यूज करके, और दोनों वेक्टर के बीच का जो वेक्टर एंगल है वो अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। दो एसएचएम्स जो गिवन थे उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है उनको हमने क्या कर दिया है, वेक्टर एंगल मान लिया है। अब ये देखा गया है, ये मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बाद ये देखा गया है कि ये a1 और a2 का जो रिजल्टेंट होता है, ये a1 और a2 का जो रिजल्टेंट होता है, या ये जो a नेट, ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो a नेट होता है ना, ये a नेट का वैल्यू बिल्कुल वैसा ही आ जाता है जैसा a1 a2 अगर वेक्टर होता और उसका आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करते, तो जैसा वैल्यू रिजल्टेंट का होता है वैसा ही वैल्यू नेट एम्पलीट्यूड का आ जाता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ पाई। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर दो एसएचएम्स गिवन है और दो एसएचएम को ऐड करके अगर एक नेट एसएचएम बनाना होता है, तो वो जो नेट एसएचएम हुआ उसका एम्पलीट्यूड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उस एम्पलीट्यूड का वैल्यू बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वैल्यू होता a1 और a2 को अगर आपने दो वेक्टर मान लिया होता और इनके बीच का जो वेक्टर एंगल है उसको आप दोनों एसएचएम्स के फेज डिफरेंस के इक्वल अगर मान लेते, तो जो वैल्यू आप या जो फॉर्मूला आपके पास रिजल्टेंट का बनता है वही यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड का बनेगा। अच्छा, अब सर यहाँ पर एक और वेरिएबल है अल्फा। ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा के लिए आप क्या करना, अल्फा का मतलब हो गया जब आप इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे ना, a1 और a2 अगर ऐसे है तो रिजल्टेंट इसका कुछ ऐसे होने वाला है, इनका जो रिजल्टेंट था वो कुछ ऐसे आने वाला था। अब ये अगर मैंने बना दिया, ये जो रिजल्टेंट है इस रिजल्टेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, ए नेट बोल रहे हैं। तो ये जो एंगल है इस एंगल को आप क्या बोल रहे हो, अल्फा। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपका बेसिक वेक्टर याद होगा तो अल्फा आप कैसे फाइंड आउट करते थे, अल्फा आप फाइंड आउट करोगे, देखो ये अल्फा रिजल्टेंट और a1 के बीच का एंगल है, तो अल्फा को हम ऐसा लिखेंगे a2 sin phi डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos phi। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो, इसको यूज करके आप नेट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप वो जो फेज वो जो हमारे पास साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज हैं उसके एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान के हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, फेजर्स का हेल्प लेते हैं, इसीलिए हम एसएचएम्स में या जो अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे उसमें फेजर का हेल्प लेंगे। तो अगर आप कोई आपसे पूछेगा सर फेजर क्या है, तो बोलोगे सर फेजर वेक्टर है। अब मन में ख्याल आएगा सर हम तो करंट और वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो करंट और वोल्टेज तो स्केलर है। अनडाउटेडली करंट और वोल्टेज स्केलर है, लेकिन हम उनके कैलकुलेशन के लिए जब भी फेज का डिफरेंस होगा तो हम उनके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को वेक्टर मान के ट्रीट करेंगे। अब वेक्टर मान के जब आप उसका एक डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हो ना, उस डायग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप जिस तरह से दो वेक्टर के रिजल्टेंट को हैंडल करते थे वैसे ही आप क्या करोगे, इस गिवन एम्पलीट्यूड्स का हैंडल करोगे, और गिवन एम्पलीट्यूड्स का हैंडल करोगे तो आपके पास नेट एम्पलीट्यूड और जो नेट फेज आने वाला है वो आपके पास आ जाएगा। तो अभी ये तो फेजर का इंट्रोडक्शन था। अच्छा, मैं कुछ बातें और भी आपको बता दूं। अब देखो ये जो a1 और a2 मैंने बनाया ना फेजर, ये a1 और a2 जो मैंने फेजर बनाया है, इसका अगर आप प्रोजेक्शन देखते हैं ना, इसका अगर आप प्रोजेक्शन देखोगे अलोंग वर्टिकल एक्सिस या वाई डायरेक्शन में, अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखोगे, देखो ये पूरा एंगल, अगर ये ओमेगा टी है और ये फाई है, तो ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वेक्टर आता होगा तो इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा वो हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई।
इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम फेजर बनाते हैं और फेजर का जब हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या करता है, बिल्कुल वो जो साइनसॉइडल वेरिंग इक्वेशन होता है उसके बराबर हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम एक तो आपके कैलकुलेशन को आसान कर देगा, दूसरा ये जो फेजर डायग्राम है उससे आप एक्यूरेटली बता सकते हो कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज क्या है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं।